हाँ, कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि मेरे आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ, तो मैं चाहता नहीं कि बीच बीच में आवाज जाए। एक सर्कल ये है हमारे पास में, दूसरा सर्कल उसको क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। फटाफट इसको खत्म करते हैं। अब सेम रेडियस होना जरूरी नहीं है यार, कुछ लोग बोलते हैं कि सर रेडियस सेम कर देंगे, इसमें जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को मैंने C1 बोला, इस पॉइंट को मैंने C2 बोला। अब मैंने क्या बोला आपसे कि यार चलो ठीक है, हम लोग इसको मिला देते हैं, C1 C2 को मिला देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया भैया C1 C2 को। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये R1 है और ये वाली R2 है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 R2 के बराबर आ रही है ये डिस्टेंस। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं यार कि इफ C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये दोनों एक्सटर्नल टच करेंगे। अगर एक्सटर्नल टच होगा, नहीं नहीं, नहीं पढ़ा है तुषार। अगर एक्सटर्नल टच होगा तो बेटा कितनी टेंजेंट्स बनेंगी, एक्सटर्नल टच होगा तो ऐसे केस में 3 पॉसिबल टेंजेंट्स बन सकती हैं। अभी इसको दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं जो 3 कॉमन टेंजेंट रहेंगी उन पे बात रहेगी। एक कौन सी कॉमन टेंजेंट रहेगी भैया, ये वाली। ऐसा। दूसरा कॉमन टेंजेंट कौन सी रहेगी, ऐसी वाली। ठीक है, और तीसरी कॉमन टेंजेंट कैसी रहेगी, ये वाली। तो देखिए, एक ये कॉमन टेंजेंट हो गई, दूसरी ये कॉमन टेंजेंट हो गई, और तीसरी ये कॉमन टेंजेंट हो गई। तो टोटल मिला के कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगी भाई, 3 कॉमन टेंजेंट हो जाएगी अगर ये रिलेशन फुलफिल हो जाएगा तो। C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए यहां तक। सर ये वाला रिपीट कर दो, मैं अभी आया हूँ। बेटा 3 कॉमन टेंजेंट है अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे। एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है, देखो C1 C2, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने के बराबर है, R1 प्लस R2 के। तो C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर ऐसा हो रहा है तो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, और एक्सटर्नली अगर टच करेंगे तो बेटा टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, एक ही आ गई, एक ही आ गई और एक ही आ गई। 3 पॉसिबल कॉमन टेंजेंट हो पाएंगे उस केस में। ओके। ठीक है। दूसरा, इससे पहले वाले में 4 हो सकती थी, देखो इसमें 4 बना के दिखाई थी मैंने, जिसमें 2 डायरेक्ट थी और 2 ट्रांसवर्स थी। इस केस में मैंने बताया था C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, यहां C1 यहां C2 के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी बेटा, अभी इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैंने क्यों उसको वहां तक जोड़ा है, लेकिन ठीक है। ये C1 था, ये C2 था। C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, R1 R2 के एडिशन से बड़ी है। यहां पे मैंने आपको निकाल के दिखाया था, देखो ना, ये C1 है और ये C2 है। R1 कितना है, यहां से लेके यहां तक। R2 कितना है, यहां से लेके यहां तक। तो R1 R2 का सम जो है C1 C2 के सम से कैसा रहेगा, कम रहेगा। R1 प्लस R2 C1 C2 के सम से छोटा रहेगा। तो 4 कॉमन टेंजेंट रहेगी। इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट रहेगी, जिसमें C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के बराबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इस केस में आ जाते हैं। सर 1 मिनट में उनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट 2 कॉमन टेंजेंट रहेगा। अब इसने क्या बोल दिया है, तुम देखो यार, मिला दिया इसको हम लोगों ने, है ना। यहां पे आ जाते, सीधा इसी पे बात करते हैं। हमने क्या बोल दिया, पहले दूर दूर थे, अब दोनों क्या करके इंटरसेक्शन दे दिया। इंटरसेक्शन देने के बाद यहां पे ध्यान से देखो, एक ये कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है,
और एक ये कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एक ये कॉमन टेंजेंट, एक ये कॉमन टेंजेंट। अब इसमें क्या है, ये मान लेते हैं हमने क्या दिया हुआ है यहां पे, ये वाला C1 हो गया, ये वाला C2 हो गया। रेडियस देखो तुम, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है मेरे पास, R1, और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, R2। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मैं C1 C2 को अगर मिलाता हूं तो तुम देखो C1 C2, C1 को तुम ध्यान से देखोगे ना तो इस जगह को ध्यान से देखो, यहां से और यहां तक के बीच के डिस्टेंस R1 है, और उसमें यह हिस्सा बस ऐड किया गया है C1 C2 के केस में। लेकिन अगर मैं R1 प्लस R2 करता हूं तो तुम यहां से यहां तक एक बार जा रहे हो, फिर यहां से यहां तक एक बार जा रहे हो, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि भाई इसमें मुझे पता है कि C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके किससे छोटी है, R1 प्लस R2 के सम से छोटी है। तो बेटा कुछ ऐसा हिसाब रहेगा, जब तक C1 C2 बड़ा रहेगा R1 प्लस R2 से 4 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। फिर C1 C2 कितने के बराबर हो गया, R1 प्लस R2 के 3 कॉमन टेंजेंट। फिर यहां पे C1 C2 छोटा हो गया किससे, R1 प्लस R2 से, तो 2 कॉमन टेंजेंट। लेकिन इस चीज में भी एक एक्स्ट्रा बात यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं R1 में से R2 को घटा दूं, या R2 में से R1 जो भी बड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं R1 में से R2 या R2 में से R1 को घटा दूं तो कोई बहुत छोटा सा अमाउंट रह जाएगा ना, छोटी सी क्वांटिटी रह जाएगी। तो उससे तो C1 C2 क्या रहेगा, डेफिनेटली बड़ा ही रहेगा। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि इस केस के लिए भाई, इस केस के लिए आपका जो है C1 C2 मॉड R1 R2 जो है, C1 C2 जो है मॉड R1 R2 से बड़ा है और छोटा है किससे, R1 प्लस R2 से। मॉड क्यों लगाया, अब तुम्हें नहीं पता ना R1 बड़ा रहेगा या R2 बड़ा रहेगा, तो हमें इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, इसलिए मैंने R1 में से R2 को निकाला या R2 में से R1 को निकाला, वो चीज मुझे पता थी, उसको निकाल के मैंने सॉल्व किया। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से इसमें, यहां तक तो समझ नहीं आया तो बताओ। यहां तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन, बड़े आगे। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं यार। अब सिचुएशन क्या है, एक सर्कल ये बनाया, दूसरा हमने इनका इंटीरियर बना दिया, इनर पार्ट में एक सर्कल बना दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको बोलते हैं कि ये मेरा कितना है, C1 है, और यहां पे मुझे क्या मिला, C2 मिला, और R1 की बात करेंगे तो देखिए R1 तो ये पूरा हो गया और R2 केवल इतना सा हिस्सा है, ये मेरा R2 है। अब ध्यान से देखिए C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर मैं ध्यान से देखूं तो C1 C2 जो है वो इक्वल टू में रहेगा कितना, R1 यहां तक, R1 यहां तक ये टच कर रहा है इसको, वहां तक R1, उसमें से R2 घटा दूं तो देखो यहां से यहां तक R1 है, इसमें से R2 घटा दूंगा तो R1 माइनस R2। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो R1 माइनस R2 के डिफरेंस के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के डिफरेंस के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं यार कि भैया एक सर्कल दूसरे के अंदर हो जाएगा, और ऐसे केस में केवल और केवल एक कॉमन टेंजेंट आपकी पॉसिबल हो सकती है, सिंगल कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है इस केस में। तो देखो सबसे पहला कौन था, 4 कॉमन टेंजेंट, C1 C2 बड़ा है किससे, R1 प्लस R2 से। उसके बाद 3 कॉमन टेंजेंट, C1 C2 बराबर है R1 प्लस R2 के। उसके बाद 2 कॉमन टेंजेंट, R1 प्लस R2 आपका छोटा है C1 C2 से, लेकिन C1 C2 बड़ा रहेगा आपका मॉड R1 माइनस R2 से, ठीक है।
उसके बाद ये C1 C2 किसके बराबर है, R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर, तो केवल एक कॉमन टेंजेंट, तो सिंगल कॉमन टेंजेंट का केस हो जाएगा ये वाला। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। कोई डाउट है इसमें किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। डन। डन। चलिए यस सर। बिल्कुल लास्ट केस को देखिए। लास्ट केस को अगर हम बनाने की कोशिश भी करें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कोई कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकती। अब कोई कॉमन टेंजेंट कब नहीं हो पाएगी उसको देख लेते हैं। एक सर्कल है आपका, ये रहा एक सर्कल, उस एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना दिया गया है। देखिए तो यहां से यहां तक कितना है R1, यहां से यहां तक कितना है R2, तो R1 में से R2 को घटा देने के बाद भी आपके पास ये हिस्सा एक्स्ट्रा रह गया, ये वाला हिस्सा, और यहां से यहां तक तो हिस्सा आपके पास C1 C2 ही है। तो मतलब आप C1 C2 यहां से यहां तक का हिस्सा है, और ये R1 और ये वाला हिस्सा अलग से एक्स्ट्रा रह गया। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि C1 C2 ऑब्वियसली किससे छोटा हो जाएगा, मॉड R1 माइनस R2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। C1 C2 लेस देन रहेगा मॉड R1 माइनस R2 से। इसका मतलब कोई कॉमन टेंजेंट इसके ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नो कॉमन टेंजेंट, कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी, नो कॉमन टेंजेंट। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। डन। यस सर। यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ चीज समझाने वाला हूं आपको जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन सर। डन। बढ़िया। आइए अब एक चीज समझाने वाला हूं, क्या बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां पे ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स मिलेंगी या दो इंटरनल टेंजेंट मिलेंगी, उसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं और T2 बोल सकते हैं। अब ये इस केस में भी पॉसिबल होगा, इस केस में भी ये टेंजेंट आप आगे बढ़ाते जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाके ये हिस्सा कहीं ना कहीं जाके तो ये हिस्सा मिलेगा ही। अभी मैं जानबूझ के मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये लाइन इसी तरीके से देखो कहीं ना कहीं बहुत दूर मिलेगा। तो जहां भी एक्सटर्नल उसे हम T1 बोलेंगे और इंटरनल को हम बोलेंगे T2। तो यहां पे देखिए T2 तो ये मिल गया, और ये कहीं पे एक्सटेंड करने पे जाके मिलेंगी, ठीक है, तो उसे आप क्या बोल देंगे, T1। सेम यहां पे देखिए, ये जो है ये भी कभी पैरेलल नहीं होंगी, या तो ये ऊपर जाके या कहीं पे जाके मिलेंगे जरूर। अगर एक्सटर्नल, इस केस में केवल एक्सटर्नल टेंजेंट जो है आपकी, जो ये टेंजेंट है, ठीक है, वो जो डायरेक्ट टेंजेंट है वो कहीं जाके मिलेंगी, तो इनडायरेक्ट टेंजेंट कहीं पे नहीं मिलेंगी। इस केस में केवल एक ये टेंजेंट, एक ही टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इस केस में कोई टेंजेंट नहीं है, मतलब जो भी टेंजेंट्स बनाई गई हैं वो मिलेंगी जरूर। पैरेलल अनमोल जब सेम रेडियस होती है तब पैरेलल होता है, ठीक है, उससे पहले पैरेलल नहीं हो सकता। अगर R1 R2 दोनों बराबर कर दिया आपने, तभी वो लाइन पैरेलल होंगी, तो इनफाइनाइट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा उसका, ठीक है। आपको उसकी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि T1 T2 को निकालेंगे कैसे। इस T1 T2 को निकालने का भी तरीका है बेटा। देखो अगर मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं, तो वहां से आप उसका सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। सेम केस यहां पे भी, अगर मैं सेंटर की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन दे दूंगा, तो आप सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। अब बची बात किसकी, अब अगर मैं बात करूं कि ये सर्कल मिला हुआ है, आपने क्या निकाल लिया, उसका सेंटर भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया। इसमें भी सेंटर एक पॉइंट आएगा, रेडियस एक डिस्टेंस आएगी। ध्यान से देखो तो, ये परपेंडिकुलर बोल सकता हूं भाई, होता ही है।
जो टेंजेंट होती है उस पे अगर जो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे मैं सेंटर से मिला दूं तो दोनों लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बेटा ध्यान से देखो इस सर्कल को, ये वाले सर्कल को, इसे मैं P बोल देता हूं, इसे मैं Q बोल देता हूं। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, C1 T1 P, और इस ट्राइंगल को देखो C2 T1 Q, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे? एक ये 90 डिग्री का एंगल बन गया दोनों में, और एक ये एंगल कॉमन हो गया। देखो एक ये 90 डिग्री का एंगल बन गया और एक ये एंगल कॉमन हो गया। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं एंगल एंगल प्रॉपर्टी से बेटा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर Okay, sir. सिमिलर हो गया तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज याद है आपको, अगर सिमिलर हो जाएगा तो ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बेटा ध्यान से देखना, तो मैं बोल सकता हूं कि C1 T1 अपॉन, यहां पे देखो C1 T1 का रेशियो लिया, C2 T1 का रेशियो लिया, इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं C1 T1 पहले कंसीडर किया ना, तो R1 अपॉन R2 ले सकता हूं। भाई R1 इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, R2 छोटे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना C1 T1 C2 T2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूं ना कि भैया ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है और ये मेरा T1 है, तो T1 एक तरीके से C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो R1:R2। मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं। मतलब सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से अगर ये ये जो चीज है ये लिखी गई है, इसका मतलब है T1 इज डिवाइडिंग C1 C2 in the ratio C1 C2 in the ratio 1 to R2. T1 is dividing C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally. ठीक है, ये पहला पॉइंट है। मतलब अगर आपके पास C1 हो, आपके पास C2 हो, आपके पास R1 हो, आपके पास R2 हो, तो आप बड़े आसानी से C1 T1 C2 T1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 निकाल सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का यूज करके। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है किसका केस, ये छोटे वाले ट्राइंगल का। अब मैं बात को थोड़ा सा घुमा देता हूं, मतलब इसको हल्का सा इस तरीके से कंसीडर करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, इसको बोलेंगे P डैश, इसको बोलेंगे Q डैश, तो C1 P डैश T2, इसी तरीके से C2 Q डैश T2। तो आप देखिए ये दोनों तो 90 आ रहे हैं, और ये आप अगर यहां पे देखेंगे मुझे इसको नहीं मिला कि इसको मिलाना चाहिए था यार, है ना, ज्यादा सही होता, आपका ऑपोजिट ट्राइंगल को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। मैं इससे नहीं मिला रहा हूं, बड़े आसानी से मेरे को ये वाला मिल जाएगा, अब मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। ये Q डैश बना दिया इसको, ठीक है, C1 P डैश T2 C2 Q डैश T2, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये और ये वाला दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये 90 और ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब आप क्लियरली बोल सकते हो यार, क्या बोल सकते हो आप कि भाई ये दोनों दोनों ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो फिर सिचुएशन देखो, आप बोल सकते हो C1 T2 अपॉन C2 T2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, R1 अपॉन R2। C1 T2 C2 T2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, R1 अपॉन R2। तो ये आप कह सकते हैं कि C1 और C2 को ये T2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो T2 डिवाइड C1 and C2 in the ratio R1 is to R2 internally। ठीक है, T2 डिवाइड कर रहा है C1 C2 को किस रेशियो में,
R1:R2 इंटरनली और ये डिवाइड कर रहा है R1:R2 में एक्सटर्नली। बताइए किसी को कोई डाउट है यहां तक किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अगर कोई भी हिस्सा किसी को नहीं समझ में आया कि सर मुझे ये वाला हिस्सा नहीं समझ में आया ये बता दीजिए तो मैं बता दूंगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सर। नोट कर लो बेटा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर पुराने वाले केसेस में चलते हैं। वहां पे T1 T2 का क्या रिलेशन चलेगा उसे भी समझना जरूरी है अपने को। ये ध्यान रखना, ये C1 T2 C2 T1 ये सब एक ही लाइन पे रहेंगे। सर मतलब दोनों रेशियो तो सेम हो गए ना? क्या? C1 T1 by C2 T2 इक्वल्स टू C1 T2 by C2 T2 हो गए ना? मैं समझा नहीं सर मतलब फर्स्ट और सेकंड केस दोनों सेम हो गए ना, रेशियो तो दोनों सेम हो बेटा, गए ना? इंटरनल एक्सटर्नल का तो फर्क आता है ना, सेक्शन फॉर्मूला में बताया तो था। सर लेकिन R1 R2 आ रहा है ना तो डिवाइड रिलेशन करने से के कोई लिए। फर्क थोड़ी पड़ता है। क्वेश्चन करवाया जाके स्ट्रेट लाइन में देखो, 2 पॉइंट लिए गए हैं। मान लेते हमने एक पॉइंट लिया आपका 1,2, बी लिया 3,4 और R1:R2 ले लिया मैंने 1/2। आप एक बार बोलो कि ए बी किसी सी पॉइंट को, मतलब R1 R2 छोड़ बोल रहा हूं, ऐसा एक सी पॉइंट ले लेता हूं, है ना। वो सी पॉइंट का एक बार इंटरनल डिवीजन से निकालते, एक बार एक्सटर्नल से निकालते। ए और बी ये हो गया, सी पॉइंट इंटरनल है, हमने बोल दिया ए सी अपॉन सी बी 1:2 में डिवाइड हो रहा है इंटरनली। आप देखो सी के कोऑर्डिनेट अलग आएंगे। क्यों अलग आएंगे? क्योंकि आप फॉर्मूला अलग डाल रहे हो। ये 1 ये 2, ये कितना है 1,2 और ये कितना चल रहा है 3,4। आप फॉर्मूला डालेंगे 1 into 2 1 into 3 सॉरी 3 2 into 1 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 3 हो 2 + 1 3 हो जाएगा। अगले वाले में आपने फॉर्मूला क्या डाला, यहाँ पे 1 into 4 और 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कितना हो गया 3। देखो पॉइंट कितना है 5/3 8/3। अगर तुम एक्सटर्नल करते तो इसके बीच में नेगेटिव साइन आ जाता और यहां भी 2 - 1 आ जाता, ऐसे ये भी नेगेटिव आ जाता 2 - 1 या 1 - 2 जो भी आप अप्लाई कर रहे हो। समझ रहे हो लड़के? सर बट इस केस पॉइंट में ही तो अलग रेशियो आ सेम आ जाएंगे गया। ना, रेशो सेम रहेगा। सेम ही रेशो में अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन बोलूंगा, ये ए है ये बी है, हमने बोला सी, अब ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट को सी बोला है। ये अभी भी कितना है 1,2, ये कितना है 3,4 और यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल x1, y1। तो ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। बताओ x1 कितना हो जाएगा 1 into 3 3 और ये कितना हो जाएगा 2 into ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा माइनस में 2/1 - 2। y1 ओके देखेंगे सर समझ गया मैं। क्या समझ गया मैं सर, समझ गया। है ना। तो हाँ अलग सर, अलग आएगा बेटा, सेम कैसे बोल सकते हैं हम लोग। वो सर R1 by R2 आ रहा था ना, इसलिए मैंने सेम बोल दिया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सर हाँ एक बार ट्रांसवर्स एक्सिस का दोबारा बता दोगे? कुछ नहीं, जो वो अंदर वाला है ट्रांसवर्स वो टेंजेंट। टेंजेंट, जो बाहर से जा रही है वो डायरेक्ट टेंजेंट है, जो अंदर से आ रही है वो ट्रांसवर्स टेंजेंट है। हाँ सर, मतलब उसका वो पॉइंट कैसे निकाला, वो इंटरनल वाला एक बार वो देखो दोबारा ना, समझो। ये केस देखो ध्यान से, ये C1 C2 को मिलाने वाली लाइन है। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन इस टेंजेंट पे और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया इस टेंजेंट पे। अब तुम ट्राइंगल देखो, ये वाला C1 T2 P डैश और इसका देखो C2 T2 Q डैश। तो देखो ये आमने सामने हो गए, ये 90 90 हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ ना सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं समझे? हाँ सर। बस तो फिर मैंने क्या अप्लाई किया C1 T2 अपॉन C2 T2 C1 T2 अपॉन C2 हाँ सर समझ गया। बस ध्यान रखना है, ये ट्रांसवर्स वाले पे इंटरनल रहेगा, डायरेक्ट वाले पे सर एक्सटर्नल रहेगा। हाँ हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये जो T2 पॉइंट है ये C1 C2 वाली लाइन पे लाई करेगा ही? ये आएगा यार, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तुम चेक करके देखोगे। अदरवाइज अगर ये T2 इस पे लाई नहीं करेगा ना,
हाँ, तुम्हारे पास में तुम जब इस पॉइंट की वैल्यू निकालने लगोगे ना, तो वो कुछ क्या बोलता है, ये रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसके लिए, मतलब पॉइंट आएगा ही नहीं तुम्हारा। T2 के पॉइंट के जगह पे तुमको कुछ भी मिलने लग जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिलने लग जाता है। अच्छा ठीक है सर। वो तो पूरा ऐसे पता लग केसेस जाएगा, भी हो जाते हैं? इतना अनइंटरप्टेड आंसर आएगा ना कि तुमको लगेगा यार ये क्या चीज निकल रही है, मतलब इससे तो आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अगर ठीक है ऐसा सर। कभी होता है तो, पर होगा नहीं ऐसा, ये कंफर्म है, ये इसी पे ही आता है। बढ़े आगे। हाँ सर। Yes, sir. चलिए देखिए, अब इस केस में ये T1 वही है, फिर से तुम इसको ज्वाइन करोगे, ये यहां पे जाके मिलेगा। T2 कौन है, ये हो गया। तो C1 T1 C2 T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये पॉइंट मिलेगा, इंटरनल डिवीजन के लिए ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से इसमें आ जाओ। अब इसमें ये टेंजेंट कहीं दूर जाके मिलेगी, या तो इधर मिलेगी या तो इधर मिलेगी। हम चाहते तो ऐसा बना सकते थे ना इसको, तो ऐसे बनाते तो ये यहां मिलती या यहां मिलती, ऐसे मैच हो जाता। ठीक है, तो ऐसा भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो हम पे डिपेंडेंट है, हम कैसा देखना चाहते हैं उसको। तुमने देखा कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, तो वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, जब भी बाहर मिलेगा मतलब T1 मिलेगा, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आएगा। जो एक्सटर्नल सीखा है, C1 T1 अपॉन C2 T1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 यूज करोगे आप एक्सटर्नल डिवीजन केस, बस काम बन जाएगा आपका। इस केस में ये दिख ही रहा है एक्सटर्नल है, ठीक है, तो ये फिर से T1 हो गया। तो C1 T1 अपॉन C2 T1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 एक्सटर्नल डिवीजन T1 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। बड़े आगे। Yes, sir. यस सर। चलिए हाँ सर। अब उसी पे एक क्वेश्चन है यार, ये जो मैंने पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, आप पढ़ के देखो, यही सेम चीज मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल और समझा देता हूं आपको। पढ़ के देखा? Sir, 8 minutes. ये इसने बोला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से आपको क्या हाँ सर। मिलेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो T1 रहेगा, मतलब वो C1 C2 को T1 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो R1:R2। यस सर। यस सर। यही बोला इसने, है ना। चलिए इस केस को देखते हैं, ये L एक्सटर्नल और L इंटरनल, ये चीज क्या होती है। तो देखो यार, ये वहां बना हुआ है, उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पुराने वाले पे ही चलते हैं एक बार, उसी को यूज करते हैं क्योंकि वो बना ही हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। देखो ये हिस्सा जो होता है यहां से यहां तक का जो हिस्सा रहेगा, या फिर यहां से यहां तक का जो हिस्सा रहेगा, ये चीज कहलाती है L एक्सटर्नल। L कितने के बराबर, एक्सटर्नल, ये बराबर रहेगा √d² माइनस R1 माइनस R2 उसका होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 उसका होल स्क्वायर। D क्या है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, तो D इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, C1 C2। यही सेम चीज कहलाती है L एक्सटर्नल। यहां से एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में L एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू √d² माइनस R1 माइनस R2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज कहलाएगी L एक्सटर्नल। दोनों ही केसेस कहलाते हैं L एक्सटर्नल, ये वाला भी
और ये वाला भी। अच्छा, आप बोलोगे सर कैसे आया, वो कैसे बताएंगे अभी। आप एल इंटरनल को देखिए, एल इंटरनल रहेगा ये पॉइंट से ये पॉइंट, या फिर ये पॉइंट जहां से भी टच हो रहा है वहां से ये पॉइंट, ये कहलाएगा एल इंटरनल, INT। ये भी कहलाएगा एल इंटरनल। तो एल इंटरनल मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, और एल इंटरनल हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। तो एल एक्सटर्नल है रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 उसका होल स्क्वायर, एल इंटरनल है रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक हो गया एल इंटरनल, दूसरा हो गया एल एक्सटर्नल। अब आप बोलोगे सर इसे निकाला कैसे जाए, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो निकालने का तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, हम लाइंस लेते हैं। देखो R1 R2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम इसे बिल्कुल ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे पेज पे बना के फिर थोड़ा सा समझाता हूं। समझाना इसके प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टेंशन लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, बिना टेंशन के ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो हाँ, ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये है C1, ये है C2। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये R2 है, उसी के पैरेलल मैंने खींचा है R2। ये पूरा का पूरा क्या था, R1 था, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 के बराबर, ये लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2। इस वाली लेंथ को मैं C1 C2 की लेंथ मतलब D की लेंथ के बराबर बोल सकता हूं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपका, ये एल एक्सटर्नल उसका किसकी तरह काम कर रहा है, हाइपोटेनियस की तरफ, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसका स्क्वायर है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 90 नहीं है, ये 90 है यार, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये मैंने गलती कर दी है, ये 90 है। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ना ये हमेशा एक लाइन इसके पैरेलल ही होगी, ये 90 बनाएगा, 90 तो ये बनाता है। ठीक है, तो ये एल एक्सटर्नल यही रहेगा, डी यही रहेगा। तो एल एक्सटर्नल, अब हाइपोटेनियस कौन है, ये डी हाइपोटेनियस है यार। ठीक है, तो एल एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R1 माइनस R2 उसका स्क्वायर। लॉजिकली वही तो बताया ना, हमेशा सर्कल के अंदर क्या होता है, आप 90 तो यही बनाएंगे ना, सेंटर से इसको कनेक्ट करने वाली लाइन 90 बनाएंगे ना, ये भी 90 बना रहा है, लेकिन ये हमारे यूज में ही नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये हाइपोटेनियस रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल एक्सटर्नल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस ये वाले का R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए एल एक्सटर्नल मैंने यही बताया आपको, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 उसका होल स्क्वायर के बराबर। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए इसमें। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है इसका, एल एक्सटर्नल बस पता होना चाहिए होता क्या है, यहां से यहां तक का, इंटरनल यहां से यहां तक का, सेम प्रोसेस इंटरनल के केस में लगाएंगे, यहां से यहां तक का किसकी तरह काम करेगा, एल इंटरनल की तरह काम करेगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। सर ये चीज बाकी दोनों केसेस के लिए भी होगी? हाँ, सबके लिए इंटरनल एक्सटर्नल रहेगा। अब देखो इस वाले केस में ये एक्सटर्नल तो रहेगा लेकिन इंटरनल क्या है, जीरो है। यस सर। इस केस में एक्सटर्नल तो इंटरनल है ही नहीं, इस केस में एक्सटर्नल भी नहीं है इंटरनल भी नहीं है, इस केस में कोई सा भी नहीं है, मतलब इसमें एक्सटर्नल जीरो है। समझे,
चलिए, अब इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल सब लिखा हुआ है, नोट कर लो फटाक से, क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। नोट हो गया? Yes, sir. बड़े आगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। बड़े आगे? Yes, sir. चलिए, सॉल्व कीजिए। डन। पता लगाना है बस आपको, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। डन सर। क्या आया? इंटरनली। अच्छा, हाँ सर, इंटरनली होगा। हाँ सर, क्योंकि R2 माइनस R1 इक्वल टू C1 C2 आता है। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा भाई? C1 मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहां से C2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। रेडियस कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? एक √5, एक 2√5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? √5 इज R1, यहां से आप R2 निकालेंगे
4 स्क्वायर 16 प्लस 4 तो √20 बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा 4 + 1 5 तो 2√5 करेक्ट। ठीक है, C1 C2 की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। 1 - 0 उसका स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 2 - 4 उसका स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर दैट इज कितना आ जाएगा भाई 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा √5। यस अब सर। ध्यान से देखेंगे C1 C2 आ रहा है √5 और R1 - R2 या R2 - R1 का जो मॉड है वो कितना आ जाएगा √5 - 2√5। ये आंसर आएगा आपके पास में कितना -√5 मतलब √5। तो C1 C2 जो है इक्वल टू R1 - R2 के डिफरेंस के बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया करेक्ट। क्या मतलब हो गया भाई? इंटरनली इंटरनली कट करते हैं। क्या करेगा? इंटरनली टच करेगा। इंटरनली टच करेगा। बड़े आगे बड़े आगे यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ऑर्थोगोनैलिटी से पहले लिखिए एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एक सर्कल अपने पास में ये है, दूसरा सर्कल अपने पास में ये दे रखा है। ये सेंटर मान लेते हैं इसका C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2। ठीक है, ये पॉइंट है अपने पास में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, अब मैं क्या लेके चल रहा हूं यार, ये C1 C2 वेरी क्लोज है। ये डिस्टेंस कितना है R1 लेके चल रहा हूं मैं, ये R2 लेके चल रहा हूं और इसको D लेके चल रहा हूं। तो बेटा ये एंगल थीटा बहुत क्लोज माना जाता है। देखो इसमें हो क्या रहा है ना, यहां पे ये तो हमने बनाया है इसको इस तरीके से, वरना इसे और थोड़ा सा मैं वैसे बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत क्लोज लेके एक एग्जैक्ट फिगर सर्कल का। जैसे मान लेते हैं कि ये बनाया, अब देखो ना इसको जूम करके फिर ट्राई करता है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये कोई पॉइंट P है, ये इस पे टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है और ये इस पे टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है सेंटर से आप मिला रहे हैं, ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो टेंजेंट यहां से जारी होगी और जो आपने इसको मिलाया है, वो एक तरीके से ऐसा रहेगा, सिस्टम बहुत क्लोज रहेगा। मतलब उनके बीच में जो एंगल डिफरेंस है, ये वाला एंगल इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल है, लेकिन हम एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला एंगल। सर ये वाला एंगल, ये रेड वाला पार्ट जो है, ये इनके बीच में एक्चुअल एंगल है, ये वाला। लेकिन हम ये एक्स्ट्रा पार्ट जो लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पे, ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा और ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब इसके एंगल में हमेशा थोड़ा सा डिफेक्ट रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उतना हम लोग कंसीडर करके चल लेते हैं। ठीक है, रही बात दूसरी, अब मैं कैसे निकाल रहा हूं एक बार बता देने दो मेरे को, उसके बाद बात करेंगे। एक ट्राइंगल के अगर तीनों साइड की लेंथ मुझे पता हो, ये स्मॉल ए,
स्मॉल सी। तो एंगल अब मुझे निकालना है कॉस ए, ये निकालना है। तो कोसाइन एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा, ये मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने अभी तक वो नहीं पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल उसके अंदर आता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कॉस का हुआ। अगर मुझे कॉस बी निकालना होगा, मतलब ये एंगल निकालना होगा, तो मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूंगा, उसमें से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा और 2ac निकाल के दूंगा। ऐसे ही अगर मुझे कॉस सी निकालना होगा तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा, और ये निकालूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोसाइन का यूज करके फॉर्मूला बना के निकाल सकते हैं। तो यही सेम काम हम यहां पे करेंगे। ये एंगल निकालने के लिए अगर मैं इसे थीटा बोल देता हूं, तो कॉस थीटा हम लोग अप्लाई करेंगे कितना, साइड वाले कितने, r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2r1 r2। cos theta is r1 square plus r2 square minus d square upon 2r1 r2। ठीक है, ये कहलाएगा एंगल। ये जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ द सर्कल्स। डी क्या है, C1 C2 के बीच के डिस्टेंस। R1 रेडियस ये है, R2 रेडियस ये है। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। सर यहाँ पे जो हमने जो ये दो टेंजेंट्स लिए है, ये हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनके सेंटर से पास करेंगे सर्कल के एक तभी तो मैंने दूसरे बोला बेटा, एक्चुअली एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल जैसा कंसीडर किया गया है। होता क्या है ना, टेंजेंट ऐसे जाएगी, समझ रहे हो, जरूरी नहीं है वो सेंटर से पास करेगी। देखो मैंने यही सबसे पहली लाइन ये बोली थी कि टेंजेंट देखो हो सकता है इस पॉइंट के केस में ऐसी निकले, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। हाँ सर। ये इस पे हो सकती है, और दूसरे वाले केस में टेंजेंट हो सकता है ऐसे निकले, ठीक है, वो भी इसके सेंटर से ना जाए। लेकिन इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, और ये जो इस पॉइंट से सेंटर को मिलाना और इस पॉइंट से इसके सेंटर को मिलाना, मतलब रेडियस का यूज करके जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब आप समझ लो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई डिग्री 2 डिग्री, उसमें उससे भी ज्यादा कम का डिफरेंस आता है। तो इसलिए हम लोग इसको जनरलाइज कर देते हैं, समझ गए। हाँ सर। ठीक है, कि ये एग्जैक्ट टेंजेंट नहीं है, हो सकता है ये टेंजेंट हो सकता है ना हो। तो हम मान के चलते हैं कि इसके बीच में और उसके बीच में एरर बहुत ज्यादा कम है, हम ये ऑलरेडी मान के चल रहे हैं, इसीलिए हम इसका एंगल इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। बताइए हो गया यहां तक। यस सर। चलिए अब बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, मतलब ये थीटा कितना हो जाए 90। तो लेट S1 अपने पास है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g1 x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। S1 नहीं लेते, इसको S डैश ले लेते हैं। एक को S ले लेते हैं सर्कल, एक को S डैश ले लेते हैं। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो एंगल, मेरा कहने का मतलब है, तो यहां से आप ध्यान से देखिए, तो मैं बस क्या बोल रहा हूं, ऑर्थोगोनलिटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। दैट मींस इफ थीटा बिटवीन दीज टू सर्कल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कितने के बराबर हो जाएगा, मैं यहां से लिख सकता हूं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू d का स्क्वायर। ठीक है, R1 का मेरा कहने का मतलब है
यहां से R1 आ जाएगा रूट ओवर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और यहां से R2 कितना हो जाएगा आपके पास में रूट ओवर G2 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। यहां से सेंटर C2 हो जाएगा आपका माइनस G2 माइनस F2। यहां से माइनस G1 माइनस F1, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये और ये आ जाएगा। तो बस D मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, R1 का स्क्वायर किया तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्लस G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में C2 इज इक्वल्स टू D का स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालो इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा माइनस G1 माइनस G2, तो G2 माइनस G1 उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे ही F2 माइनस F1 उसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ने उसको उड़ा दिया, तो हो गया G1 स्क्वायर, ये हो गया F1 स्क्वायर माइनस C1, ये हो गया G2 स्क्वायर, ये हो जाएगा F2 स्क्वायर माइनस C2, G2 का स्क्वायर G1 का स्क्वायर माइनस 2 G1 G2। तो ये आ जाएगा देखो माइनस C1 माइनस C2 माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2, तो ये माइनस माइनस सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 is equals to C1 plus C2. This is condition of orthogonality। मतलब अगर दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी और वो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ये सर्कल है दूसरा ये सर्कल है, दोनों अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो ये फुलफिल होना चाहिए। 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 is equals to C1 प्लस C2 के बराबर होना चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए। डन, लिख लिया? यस सर। मतलब ये कंडीशन चेक करो, आपको पता चल जाएगा। यहां पे भी देखिए यही कंडीशन लिखी हुई है। ऑर्थोगोनल मींस लड़की 90 डिग्री एंगल, एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है दोनों सर्कल एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल 90 डिग्री। बढ़िया, डन सर। चलिए नोट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलिए ये रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर ये अभी छोड़ दीजिए, पहले मैं रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज पे काम हो पाएगा। तो अभी इन प्रॉपर्टीज पे हम काम नहीं करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे।